अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 503 का लेसन नंबर 3 आज हम कवर करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। टॉपिक नंबर 13, लैंग्वेज चेंज एंड हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। अब जी ये सबसे पहले MCQs देख लें। देयर कैन नेवर बी अ मोमेंट ऑफ ट्रू स्टैंड स्टिल इन लैंग्वेज। ये जी एचिसन ने बोला कि कोई भी ऐसा मुकाम नहीं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज एक जगह मतलब खड़ी हो गई है, वो रुक गई है, उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो रुक गया है। नहीं, लैंग्वेज जब से बनी है, जब से वो पैदा होती है, तब से उसके अंदर कंटिन्यूसली चेंज आता जाता है वक्त के साथ। वो कभी भी एक जगह खड़ी नहीं होती। ठीक है, तो जी ये जो ब्रांच है लिंग्विस्टिक की, जो कि ये इस चेंज को स्टडी करती है थ्रू आउट हिस्ट्री, मतलब जब लैंग्वेज पैदा होती है वक्त के साथ चलते चलते उसके अंदर क्या चेंजेस आती रहती हैं, उस चेंजेस को जो स्टडी करती है ब्रांच, वो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक होती है। ठीक है, लैंग्वेज चेंज एट वेरियस लेवल। किस किस लेवल्स पे लैंग्वेज में चेंज आते हैं? सबसे पहला होता है लेक्सिकल चेंज। ये जी MCQs देख लें। द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज चेंज, दिस एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज चेंज इज़ द मोस्ट ईजीली डिटेक्टेबल वन। इस तरह वो MCQs दे देते हैं कि जो मोस्ट डिटेक्टेबल होता है चेंज वो कौन सा होता है, तो आगे वो ऑप्शन दे देते हैं, होता है तो उसमें से चूज़ करना होता है। तो ये जो लेक्सिकल चेंज होता है, लेक्सिकल चेंज क्या होता है? वर्ड्स एक पीरियड में हिस्ट्री के, लैंग्वेज की हिस्ट्री के एक पीरियड में कोई वर्ड बहुत ज़्यादा बोला जाता था, फिर करते करते वो ख़त्म हो गया, न्यू वर्ड आ गया। तो ये जो होता है ये वर्ड्स का चेंज होता है, लेक्सिकल चेंज इसे कहते हैं। कि कुछ वर्ड ओल्ड फैशन हो जाते हैं, कुछ ख़त्म हो जाते हैं, कोई अपनी फॉर्म बदल लेता है, इस तरह चेंज आता है। दूसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंज। मॉर्फोलॉजिकल चेंज उनका कहना है ये कनेक्टेड होता है सिंटैक्टिक चेंज से। सिंटैक्टिक चेंज क्या होता है? जुमलों का बदलाव। जुमले कैसे पहले बोले जाते थे, फिर वक्त के साथ साथ कैसे अब बोले जाते हैं, दरमियान में कैसे बोले जाते थे, ये इस तरह के चेंज के साथ ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है। क्या है इसका? सबसे पहले क्या इसका प्रोमिनेंट चेंज होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज इज एनालॉजी, which basically means that a word assumes a new form based on the pattern of the majority. एनालॉजी क्या होती है कि एक वर्ड अपनी फॉर्म बदल ले। पहले पीरियड में, पहले अपनी हिस्ट्री में, पहले पीरियड में वो एक फॉर्म के साथ आता था, फिर करते करते चेंज आते आते अब वो कोई और फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जो होता है ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है। जैसे उन्होंने यहाँ पे मिसाल भी दी है। अब पहले जो होता था हेल्प, होल्प, होल्पन, ये जो थे ये फॉर्म चेंज हो रही है ना, तो ये पहले किसी इंग्लिश के पीरियड में होता था। अब हम हेल्प के साथ क्या लगाते हैं? ED लगाते हैं, या और बहुत सारी फॉर्म चेंज करते हैं, हेल्पफुली, इस तरह। लेक्सिकल चेंज जो होता है वो वर्ड्स का चेंज होता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो होता है वो वर्ड्स की बनावट का चेंज होता है। मतलब वर्ड्स के साथ पहले कौन सी फॉर्म लगती थी, वो कैसे वर्ड्स कैसे पहले फॉर्म बदलते थे, अब वो कैसे फॉर्म बदलते हैं। ठीक है। 3, सिंटैक्टिक चेंज। सिंटैक्टिक चेंज क्या होता है? जुमलों, आपके पहले पीरियड में कैसे जुमले बोले जाते थे, कैसे उनके ग्रामेटिकल फॉर्म्स, ग्रामेटिकल क्या उनके थे सीन्स, पहले कैसे ग्रामर यूज़ की जाती थी आपके जुमलों में, अब कैसे यूज़ की जाती है, ये जो चेंज आता है ये सिंटैक्टिक चेंज में होता है। एक उसके उन्होंने कहा है कि अ फेनोमेनॉन रिलेटेड टू morphologization is grammaticalization, a process whereby a lexical content word loses its lexical meaning and becomes a grammatical function word. Grammaticalization ये होती है कि एक जो लेक्सिकल कंटेंट वर्ड है, मतलब नाउन उसे कह सकते हैं आप, एक कंटेंट वर्ड है, वो अपनी जो है क्या कह लें, अपना मीनिंग चेंज कर ले और वो एक ग्रामेटिकल फॉर्म की तरह यूज़ होने लग जाए जुमले में।
वो एक नाउन के तौर पर यूज़ ना हो, वो एक वर्ब के तौर पर, एक ग्रामर के एलिमेंट के तौर पर वो यूज़ होने लग जाए, तो इसको कहते हैं ग्रामेटिकलाइजेशन। जैसे उन्होंने इधर मिसाल दी, इंग्लिश वर्ड will originally a full verb meaning to want. A phrase like I will go meant I want to go. इसमें जो है, जो want है वर्ड, ये एक कंटेंट वर्ड है, इसकी जगह अब आई विल गो, ये उसने अपनी फॉर्म बदल ली और वो एक ग्रामेटिकल एलिमेंट के तौर पर यूज़ होने लग गया। ठीक है। फोनोलॉजिकल चेंज, फोनोलॉजिकल चेंज क्या होता है, जो साउंड्स का चेंज आता है थ्रू आउट टाइम लैंग्वेज में, वो होता है फोनोलॉजिकल चेंज। ये जी एमसीक्यूज देख लें कि उन्होंने कहा है ये जो चेंज होता है ये रेगुलर आप कह सकते हैं दूसरे चेंजेस की बजाय। फोनोलॉजिकल change tends to be regular as compared to other ones। ठीक है। It can come in a variety of forms, single sound, a verb, a word, a set of words। बहुत सारी साउंड्स की इकसाम है। ठीक है। पहले जैसे क्या कह लें, अब इसी की मिसाल ले लें, शायद पहले ब्रिटिश में आर प्रोनाउंस होते थे। ठीक है। अब वो वक्त के साथ करते करते अब वो आर प्रोनाउंस नहीं करते, मुंह गोल करके इंग्लिश बोलते हैं वो। टॉपिक नंबर 14, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जब भी आप किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं, उसकी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो ये कस्टमरी होता है, ये एक लाजमी जुज़ होता है कि आप उसके हिस्ट्री के मुख्तलिफ़ पीरियड्स बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप मुग़ल हिस्ट्री को आप पूरा स्टडी करेंगे तो आप ऐसे तो नहीं ना लिख देंगे, आप डिफरेंट वो जो हुक्मरान थे उनके दौर के मुताबिक उनके पीरियड्स का सेगमेंट्स बनाएंगे कि ये अकबर का दौर है, ये औरंगज़ेब का दौर है, तो आप ये सेगमेंट्स, इस पीरियड आप बनाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं, पीरियडाइजेशन कहते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा है लैंग्वेज की स्टडी करते हुए भी आप पीरियडाइजेशन करेंगे। हर पीरियड एक मखसूस इवेंट को मतलब पता देगा कि उस इवेंट से हम ये जान सकते हैं कि उस पीरियड में क्या हुआ। ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले होता है पीरियड प्री ओल्ड इंग्लिश। ये जी आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे ये पूरा टॉपिक देख लेना है। प्री ओल्ड इंग्लिश क्या है, डेटिंग फ्रॉम 449 AD। इसमें जी सब पिछले भी आई थिंक 502 या 501 इसमें हिस्ट्री ही बयान की गई है जी, 501 और 502। तो जी उसमें क्या होता है, इस पीरियड में 3 जर्मैनिक ट्राइब्स थे, वो आए थे साउथर्न स्कैंडिनेविया से, वो आके ब्रिटेन में रहने लग गए। वो कौन से थे, एंजल्स थे, सैक्सन्स थे एंड द जूट्स। ठीक हो गया। फिर जो उसके बाद आता है ओल्ड इंग्लिश एरा, ये है 700 to 1100 तक। ठीक है। फिर मिडल इंग्लिश आ जाता है, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, देन लेटर मॉडर्न इंग्लिश। ये सब आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर पढ़ने हैं, इनकी आपने डेट्स भी याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ में आते हैं। टॉपिक नंबर 15, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। अब जी अर्ली मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के क्या सीन्स थे, क्या उसमें थे, क्या उसमें चेंजेस आई। नाउन एंड एडजेक्टिव, ये तो क्या है इसमें नाउन एंड एडजेक्टिव में होता था, उनका कहना है कि एपोस्ट्रॉफ जो था वो जेनेटिव सिंगुलर में जो एपोस्ट्रॉफ लगता था वो ऑप्शनल था 16th सेंचुरी में। अब ये क्या होता है, जैसे अलीज़ पेन, ये जो अलीज़ के साथ ये जो अली और एपोस्ट्रॉफ डाल के एस लग रहे हैं ना, इसे कहते हैं एपोस्ट्रॉफ। तो ये जेनेटिव सिंगुलर है, अली एक है, जेनेटिव सिंगुलर है और उसके साथ एपोस्ट्रॉफ लग रहा है, तो उनका कहना है ये 16th सेंचुरी में ऑप्शनल था। एडजेक्टिव में जी उनका कहना है ईजियर, मोर ईजी एंड मोर ईजियर, ये तीनों फॉर्म्स जो थी वो एक्सेप्टेबल थी इस पीरियड में। और इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ देख लें, इन स्टैंडर्ड इंग्लिश द रूल बाय विच ER and EST आर प्रेफर्ड इन मोनोसिलेबिक वर्ड एंड मोर एंड मोस्ट आर यूज्ड इन पॉलीसिलेबल ones was established by the late 17th century। जो ER और EST वर्ड था, मतलब फॉर्म कह लें आप इसे,
आर और EST जो कि वर्ड्स के एंड पे लगती है एज अ फॉर्म के तौर पर। ये जी उन वर्ड्स के साथ प्रेफर किया जाता था जो कि मोनोसिलेबिक थे। मोनोसिलेबिक कौन से होते हैं? वो वर्ड जिनका एक सिलेबल बने, उनके साथ ER और EST प्रेफर किया जाता था। और वो वर्ड्स जो पॉलीसिलेबिक होते थे, मतलब जिनके 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स बने, 2 से ज़्यादा सिलेबल बने जिनके, उनके साथ मोर और मोस्ट प्रेफर किया जाता था। और ये स्टैंडर्ड इंग्लिश का रूल भी है। प्रोनाउंस एंड डिटर्मिनर्स, ये जी उन्होंने कहा है MCQs अगेन बाय 1600 इन द सेकंड पर्सन, ये वाज अ रेयर अल्टरनेटिव टू यू। 1600 में ये जो था वो कम ही लोग इस्तेमाल करते थे बजाय के यू के। यू ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ये MCQs इन अर्लियर इंग्लिश, ये वाज द सब्जेक्टिव केस एंड यू द ऑब्जेक्टिव। ओके, फिर जी ये जी उन्होंने कहा है द रिलेटिव प्रोनाउन दैट रिमेन्ड कॉमन एज इट स्टिल वाज। उस दौर में भी, ये अर्ली इंग्लिश में भी, जो दैट वर्ड था वो एक कंजक्शन के तौर पर, कॉमन वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता था और वो अब भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। वर्ब में जी उनका कहना है कि जो स्ट्रॉन्ग वर्ब आप कह सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन से होते हैं? वो वर्ब जिनके ज़रिए हमें टेंसेस का पता लगे। मतलब अब हेल्प है ना, उसके आगे ED लगा होगा तो हमें पता लगेगा ये जी पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो ये जो ऐसे वर्ड्स जिनका देख के या जिनको सुन के हमें पता लग जाए कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन से वक्त में बोला गया है, तो ऐसे वर्ब होते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। उनका कहना है जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं ना, ये भी अब उस दौर में वीक हो गए थे। ठीक है। द क्लास ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, दोज विच इंडिकेट टेंस बाय अ वोवल चेंज एंड डू नॉट हैव अ डेंटल सेगमेंट एडिड, include a number of verbs which are now only weak। अब वो weak हैं। Examples creep, crop, croppen। अब ये तो नहीं होता ना crop, croppen, ये en हम थर्ड फॉर्म में नहीं लगाते कहीं पे भी। help, holp, holpen, ठीक हो गया। adverb उनका कहना है उस दौर में जो था, जो ly लगता है ना हर एक adverb में, अक्सर ही मेजॉरिटी में, तो ये जो ly के बगैर उस टाइम बोलते थे, विदाउट द एंडिंग ly वर मच कॉमन इन दैट पीरियड। कंपाउंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये जी जो दैट था वो एक कंपाउंड वर्ब के कंपाउंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पर आता था। मतलब वो कंजक्शन भी होता था, सेंटेंसेस के दरमियान में भी आता था, और एक दूसरा वर्ड था जिसके साथ वो कंपाउंड करके वहाँ पे लगता था, जैसे कि थो दैट। ठीक है। थो दैट मतलब जहाँ पे भी लगना है थो दैट के साथ लग जाना है। इन्वर्जन ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट, इसमें जी उनका कहना है कि एक एडवर्बियल एलिमेंट के बाद एक कंजक्शन या किसी भी ऑब्जेक्ट की उन्हें लाजमी ज़रूरत होती थी। आफ्टर एन एडवर्बियल एलिमेंट अ कंजक्शन और एन ऑब्जेक्ट वाज फ्रीक्वेंट इन द 16th सेंचुरी। द मल्टीपल नेगेटिव, वो एक जुमले में उस टाइम पे मल्टीपल नेगेटिव डालते थे। मतलब एक बार नो बोल दिया, उन्होंने मल्टीपल बोल देना है। जैसे आई वॉज नेवर नो टिल, नेवर भी बोल दिया, नो भी बोल दिया। टॉपिक नंबर 16, कोलोनियलिज्म एंड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जी हम सबको पता है कोलोनियलिज्म के बाद ही इंग्लिश का फैलाव हुआ। मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, सबसे पहला क्या फैक्टर है? ब्रिटिश एम्पायर, कोलोनियलिज्म की पावर ही बहुत थी, द पावर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कोलोनियलिज्म। फिर जी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आया इंग्लैंड में, वो भी मेजर फैक्टर है। फिर जी क्या आया? अमेरिका एज अ वर्ल्ड पावर के तौर पर जो सामने आया, उसकी वजह से भी इंग्लिश का बहुत फैलाव हुआ। फिर जी इंग्लिश ने जो एक प्रेस्टिजियस स्टेटस हासिल कर लिया, जो एक ग्लोबलाइजेशन का जो उसने हासिल कर लिया स्टेटस, उसकी वजह से भी इंग्लिश का फैलाव हुआ। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, उनका कहना है कि 16th सेंचुरी में लैंग्वेज को एज अ
टूल के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। किसके टूल के तौर पर? इम्पीरियल एक्सपेंशन के टूल के तौर पर। व्हेन लैंग्वेज बिकेम अ टूल ऑफ इम्पीरियल एक्सपेंशन, के जहाँ पे भी ब्रिटेन जो था वो कब्ज़ा करता था, कॉलोनियलिज्म करता था, वहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल कर देता था। हर जगह जहाँ पे ऑल एडमिनिस्ट्रेशन जो थे उनके ऑफिसेस, वहाँ पे वो इंग्लिश को ऑफिशियल कर देता था। एजुकेशन सिस्टम में वो ले आता था, हर जगह वो थोप देता था, मतलब ना वहाँ पे अपनी लैंग्वेज। तो ये एक इम्पीरियलिज्म ही हो गया ना, एक कब्ज़ा वो कर रहा है लैंग्वेज के तौर पर, लैंग्वेज के ज़रिए भी। तो जी लैंग्वेज को टूल कह दिया गया इम्पीरियल एक्सपेंशन का। दिस वॉज व्हाट हैपेंड इन USA एंड अदर कॉलोनियल एरियाज। इसी तरह जहाँ जहाँ उसने कब्ज़ा किया वहाँ वहाँ उसने अपनी लैंग्वेज का भी कब्ज़ा किया। कनाडा में उनका कहना है कि वहाँ पे पहले से ही कनाडा में फ़्रेंच मौजूद थी, जो कि बाद में जब ब्रिटेन ने कब्ज़ा किया तो जी दोनों लड़ने लगे कि अब कौन सी चले, फ्रेंच चले कि ब्रिटिश इंग्लिश चले, कौन सी चले। बहरहाल इंग्लिश, उन्होंने कहा है कि इंग्लिश रिमेन्ड इन कॉन्टैक्ट विद नेटिव लैंग्वेजेस बट द फॉर्मर प्रीडोमिनेटेड। जो फ्रेंच थी प्रीडोमिनेटेड है, मतलब वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी वहाँ पे वो बोली जाती थी। इंग्लिश सिर्फ नेटिव लैंग्वेजेस के तौर पर, मतलब एक कह लो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर वहाँ पे सीखी जाती है। अब तो खैर ये पता नहीं कब का कोर्स, अब तो खैर बदल गया हुआ है ये सिस्टम। द करेबियन में उनका क्या है कि स्पेनिश और यूरोपियन लैंग्वेजेस, मतलब स्पेनिश और यूरोपियन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाली लैंग्वेजेस ऑफिशियल हो गई। ऑल दो के जो वहाँ पे अफ्रीकन स्लेव्स थे या करेबियन में जो गुलाम थे वहाँ पे अफ्रीकन, उन्होंने अपनी छोटी छोटी लैंग्वेजेस बना ली, जिसे आप क्रियोल्स कह सकते हैं। पर वो जो छोटी छोटी लैंग्वेजेस उन्होंने अपने सर्कल में बनाई थी कम्युनिकेशन के लिए, वो इतनी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं हासिल कर सकी। वहाँ पे इंग्लिश और स्पेनिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब मुझे नहीं पता, मुझे क्रियोल और पिजन का आपको कंसेप्ट समझाना चाहिए, बहरहाल आगे समझा देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया जी MCQs discovered by Captain James Cook in 1770. It became the first penal colony. डिस्कवर्ड किया कैप्टन जेम्स ने, और फर्स्ट पैनल कॉलोनी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्या कहलाती है पैनल कॉलोनी? वहाँ पे जहाँ पे मजरूमों को रखा जाए, गुलामों को भेजा जाए, वहाँ पे ऐसी कॉलोनी को पैनल कॉलोनी कहते हैं। न्यूजीलैंड, इट बिकेम एन ऑफिशियल कॉलोनी इन 1840। MCQ साउथ अफ्रीकन, यहाँ पे अभी जी जो अफ्रीकन थे, जो अफ्रीकन स्पीकर्स थे, वो इंग्लिश को एज आ L2 बोलते थे, बट इंग्लिश की ही हुकूमत थी यहाँ पे, इंग्लिश को ही ऑफिशियल यहाँ पे रखा गया था। West African जी again MCQs by the 19th century the increase in trade to the entire West African coast resulted in the development of several English based pidgins and creoles। उनका कहना है 19th century में इंग्लिश का फैलाव हुआ किस वजह से? ट्रेड रूट की वजह से। द इंक्रीज इन ट्रेड टू द इंटायर वेस्ट कोस्ट रिजल्टेड, जो तिजारत हुई उस वजह से बहुत इंग्लिश का बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ और बहुत सारी इंग्लिश बेस्ड पिजन्स एंड क्रियोल्स पैदा हुई। मतलब कि जो ये इंग्लिश समझ लें कि एक इंग्लिश मैन यहाँ पे तिजारत करना गया वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है, तो अब वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, तो वो क्या करेगा? वो अपनी इंग्लिश की एक थोड़ी सी फीचर ले आएगा, और वहाँ से वेस्ट अफ्रीका का जो बंदा है ना, वो अपनी लैंग्वेज के एक थोड़े से फीचर ले आएगा। उन दोनों ने मिला जुला के एक बीच की लैंग्वेज बना ली, सिर्फ ट्रेडिंग, जिसे कहना ना ट्रेडिंग के लिए, बस अपना लेन देन के लिए, कि ठीक है आपको मेरी बात समझ आ रही है, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, बस ठीक है, सिंपल सी एक दरमियान की लैंग्वेज वो बना लेते हैं। इस दरमियान की लैंग्वेज को कहते हैं पिजन्स, ठीक है। अब इस दरमियान की लैंग्वेज अगर ये आगे फैले ना, बहुत ज़्यादा फैल जाए, इतना मैं डिटेल में नहीं आपको समझा रही, आगे ज़्यादा सिंपल सी आगे ज़्यादा फैल जाए अगर ये
पिजन तो वो क्रियोल कहलाएगी। ठीक है, तो जी इस वजह से, ये ट्रेड की वजह से ये इंग्लिश बेस्ड पिजन और क्रियोल्स फैली। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका क्या है जी? अगेन एमसीक्यूज। द इंपीरियल ईस्ट अफ्रीका कंपनी वाज फाउंडेड इन 1888। ये इतना टॉपिक को इतना समझने वाला नहीं है, एमसीक्यूज के तौर पर यह बस। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जी, एमसीक्यूज अगेन। ब्रिटेन वाज द लीडर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि ब्रिटेन जो था उसे लीडर कहा जाता था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। अमेरिकन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुपीरियरिटी। फिर जी उसके बाद यूएसए मर्ज हो गया एज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुपर पावर के तौर पर। टॉपिक नंबर 17, इंग्लिश इन साउथ एशिया जी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब फाउंड हुई? 1599। अगेन एमसीक्यूज। थर्ड लार्जेस्ट इंग्लिश यूजिंग एरिया आफ्टर यूएसए एंड ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के बाद और यूएसए के बाद जो थर्ड लार्जेस्ट एरिया था जहाँ पे इंग्लिश को यूज़ किया जाता था वो कौन सा था? हमारा बरसगीर था। फिर जी अगेन एमसीक्यूज। इट पास फ्रॉम एन ओरिएंटलिस्ट टू एन एंग्लिसिस्ट फेज फ्रॉम मैकॉलेज famous minutes of 1835 and English came to be used for higher education and official purposes। उनका कहना है कि इस दौर में, इस पीरियड में जब वहाँ पे ब्रिटेन आए तो वो एक ओरिएंटलिस्ट पीरियड से निकल के एक एंग्लिसिस्ट फेज की तरफ चले गए। कब? जब वो ये मैकॉलेज फेमस मिनट्स के बाद, मतलब 1835 के मैकॉलेज फेमस मिनट्स के बाद। ये क्या है कि पहले ओरिएंटलिस्ट क्या है कि पहले बस खाली इंग्लिश वो थी, क्या कहते हैं, जैसे कहें कि वहाँ पे इतने मेजॉरिटी में लोग बोलते नहीं थे, समझते नहीं थे, सिर्फ एलीट जो थे वो उसे बोलते थे। एंग्लिसिस्ट क्या है कि एंग्लिसिस्ट के उन्होंने फिर आगे जाके बहुत इंग्लिश को आम कर दिया, हर चीज़ इंग्लिश में कर दी। एजुकेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए जो भी आप करेंगे वो इंग्लिश में करेंगे। तो ये हर चीज़ को इंग्लिश में कर देना एंग्लिसाइज कहता है कि पहले एक ओरिएंटलिस्ट था फेज़, फिर उसको करते करते एंग्लिसिस्ट फेज़ हो गया। मतलब जैसे हमारे पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि अब हर टेक्स्ट बुक इंग्लिश में है, इस्लामियात की हो जाए, माशरुम की हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए। आपने जहाँ ऑफिशियल पर्पस के लिए जहाँ भी जाना है, आपने जॉब जहाँ पे करनी है, आपको जॉब चाहिए कहीं पे, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपने इंग्लिश बोलनी है, आपने हर काम ही इंग्लिश में करना है। तो ये एंग्लिसाइज होता है। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। वेरिएशन इन श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ये जी अगेन एमसीक्यूज के श्रीलंका में इंग्लिश को स्टेट सेक्टर्स के तौर पर, मतलब कि स्टेट सेक्टर्स की हद तक महदूद कर दिया गया और सिन्हाला उसकी जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज को करार दे दिया गया 1956 को, सिन्हाला श्रीलंका में। ठीक हो गया। नेपाल का भी आपने पढ़ लेना है। भूटान में क्या, किस वजह से इंग्लिश फैली? रिच टूरिज़म इंडस्ट्री की वजह से फैली। इंडिया एंड पाकिस्तान जी, पाकिस्तान और इंडिया में क्या सीन था इंग्लिश का, कैसे फैली? साउथ एशियन गवर्नमेंट जनरली टीच मोस्ट चिल्ड्रन थ्रू द वर्नैकुलर लैंग्वेजेस व्हाइल रिजर्विंग इंग्लिश फॉर द एलीट। शुरू में, अब तो ये खाली अब हमारा बदल गया हुआ है। शुरू में क्या था कि जी जो हमारी गवर्नमेंट थी वो एलीट जो थे लोग, जो लीड क्लास के लोग थे, उनको इंग्लिश उनके लिए रिज़र्व थी, और जो दूसरे आम आवाम थी उन्हें वर्नैकुलर लैंग्वेज, उनकी मुकामी ज़ुबानों में पढ़ाई दी जाती थी, सिखाया जाता था चीज़ें। ठीक हो गया। फिर जी इंग्लिश यूजिंग एलीट को क्या समझा जाता था? उन्हें पॉलिटिकली मोर लिबरल समझा जाता था, डेमोक्रेटिक समझा जाता था, टॉलरेंट समझा जाता था। ये एमसीक्यूज आपने देख लेने हैं। ठीक हो गया। बस जी इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।